सुप्रभात विद्यार्थियों, कैसे हो? आशा करता हूँ सभी ठीक होंगे। ऑनलाइन क्लासेज आप बराबर ले रहे होंगे, लेते रहना है। बोर्ड कक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आपको रेगुलर पढ़ना है। प्रिय विद्यार्थियों, जैसे हम अपने व्याकरण की चीज़ें पढ़ रहे हैं, इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम अपना नया टॉपिक लेकर आए हैं, पद परिचय। इसको पद परिचय भी बोलते हैं, पदान्वय भी बोलते हैं, पद निर्णय भी बोलते हैं। देखिए विद्यार्थियों, पद परिचय दो तरीके से होता है। एक तो है विकारी और एक अविकारी। दोनों का ही पद परिचय होता है। विकारी शब्द वे है जिनमें विकार उत्पन्न हो सके, अर्थात जिनके ऊपर व्याकरणिक कोटियों का प्रभाव पड़ सके, जिससे वे शब्द अपना रूप बदल लेते हैं, वो विकारी है। और ऐसे शब्द जिनका रूप परिवर्तन नहीं होता है, जिनके ऊपर लिंग वचन कारक इत्यादि व्याकरणिक कोटियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे अविकारी या अव्यय कहते हैं। ठीक है। अब विकारी शब्द में हम क्या पढ़ेंगे, कौन कौन सी चीजें हैं जिसके अंदर हम अध्ययन करेंगे। विकारी शब्द में आता है एक तो संज्ञा। संज्ञा एवं संज्ञा के भेद, एक सर्वनाम, एक विशेषण और क्रिया, ये हम विकारी शब्दों के अंदर पढ़ेंगे। दूसरा है अविकारी। अविकारी के अंदर हम पढ़ेंगे क्रिया विशेषण अव्यय, जिसके चार भेद हैं: कालवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ये अव्यय आपको ध्यान हो तो आपको 11th क्लास में पढ़ाया गया था, वही टॉपिक यहाँ है। मैंने पहले कहा है कि पद परिचय करने से पहले हम पूर्व कक्षाओं में जो व्याकरण के बिंदु पढ़ चुके हैं उनको दोबारा से हमें पढ़ना है, याद रखना है, तभी हम पद परिचय से कर पाएंगे। जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये आप पूर्व की कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। ऐसे दोबारा से हमें आप एक सरसरी नज़र से पढ़ना है तो हमारा पद परिचय करने का जो तरीका है वो बिल्कुल आसान हो जाएगा, यदि ये टॉपिक आपको याद है तो। दूसरा मैं बता रहा था क्रिया विशेषण अव्यय 4 प्रकार के थे, बता दिया है। अविकारी में दूसरा है संबंध बोधक अव्यय, तीसरा है समुच्चय बोधक अव्यय और चौथा है विस्मयादि बोधक अव्यय। इनके आधार पर हम पद परिचय करेंगे। अब यदि आपको ध्यान हो तो कितने प्रकार से करेंगे हम? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। 4 तो प्रकार से होगा विकारी शब्द में और 4 ही प्रकार से होगा अविकारी या अव्यय के आधार पर। इस तरह टोटल 8 प्रकार से हम पद परिचय करेंगे। अब पद परिचय बताने के लिए आपको आगे बताया जाएगा कि साथ में और हमें क्या क्या चीज़ें बतानी पड़ती है। पहले तो हम विकारी शब्द पढ़ेंगे, तो विकारी में हम पहले पढ़ेंगे संज्ञा। देखिए विद्यार्थियों, संज्ञा किसे कहते हैं? हालांकि इसकी परिभाषा नहीं पूछेगा, वो इसके भेद नहीं पूछेगा, सिर्फ एक पंक्ति देगा, उसमें शब्द को रेखांकित करेगा और आपसे पूछेगा कि इसमें इसका पद परिचय दीजिए। तो आपको बताना है उसमें संज्ञा कौन सी है, या सर्वनाम है, या विशेषण है, क्रिया है, जो भी है आपको उसमें बताना पड़ेगा। तो उसके लिए हमें इसकी नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। तो संज्ञा किसे कहते हैं आप पहले भी पढ़ चुके हैं, फिर मैं आपको बता रहा हूँ। किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान तथा भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। अब इस आधार पर जैसे देखिए, राम, मेज, जयपुर, बुढ़ापा, ये क्या है? संज्ञा है। स्थान का भी बोध हो रहा है, प्राणी का भी बोध हो रहा है, भाव का भी बोध हो रहा है, समझे? तो ये सब क्या है? संज्ञा है। अब इन्हीं शब्दों के आधार पर हम इसके भेद करेंगे। जैसे संज्ञा के भेद में हम पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा है जातिवाचक
संज्ञा, और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। अब देखो, कुछ व्याकरणचार्यों ने जातिवाचक संज्ञा के दो भेद और माने हैं, द्रव्यवाचक और समुदायवाचक। अतः संज्ञा के भेद कितने हो गए? 5। मुख्यत रूप से देखें तो 3 है, और गौण रूप से देखें तो 2 भेद और जुड़ गए हैं, द्रव्यवाचक और समुदायवाचक। लेकिन ये किस में आएंगी? जातिवाचक संज्ञा में ही आएंगे। अब देखो, पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसे कहते हैं? जिस संज्ञा शब्द से एक ही व्यक्ति, जिस संज्ञा शब्द से एक ही व्यक्ति, वस्तु एवं स्थान के नाम का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्ति में राम, मोहन, सोहन, राकेश, समझे? इस तरह से बहुत सारे नाम आएंगे। वस्तु जैसे रामायण, उषा पंखा, रीटा मशीन इत्यादि। स्थान अलवर, जयपुर, दिल्ली, भरतपुर, इस तरह से बहुत सारे स्थानों के नाम वो आएंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा में। अब देखो, इसके अलावा और व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या क्या आते हैं? प्राय व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्तियों के नाम, जैसे मोहन, सुरेश, अर्जुन, जितने भी नाम हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। दिशाओं के नाम, दिशाओं के नाम भी, जैसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ये क्या है? ये भी किस में आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में। देशों के नाम, जैसे भारत है, अमेरिका है, रूस है, ब्रिटेन है, चीन है, ये भी इसी में आएंगे। शहरों के नाम, जैसे अलवर है, भरतपुर है, मुंबई है, कोलकाता है, इस तरह की चीज़ें भी आएंगी। नदियों के नाम, जिसमें जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, सरस्वती, समझे? ये इसमें आएंगे। त्योहारों के नाम, होली, ईद, क्रिसमस, स्वतंत्रता दिवस, ये भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। दिशाओं के नाम हो गए। समाचार पत्रों के नाम, जैसे राजस्थान पत्रिका है, पंजाब केसरी है, दैनिक भास्कर है, इस तरह से ये भी इसमें आएंगे। दिनों के नाम, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, इस तरह के नाम भी इसके अंदर आएंगे। महीनों के नाम, जनवरी, फरवरी, मार्च, इस तरह से व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएंगे। वार, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, समझे? दिन, प्रथमा, द्वितीया, इस तरह से जो तिथियां हैं वो भी इसी के अंदर आएंगी, समझे? सड़कों के नाम भी आते हैं, जैसे हल्दी घाटी, ग्रांड ट्रक रोड, लाल चौक, समझे? ऐतिहासिक युद्धों के नाम भी आते हैं, पानीपत, जैसे हल्दी घाटी का युद्ध, द्वेर का युद्ध, ये सब किसमें आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर आएगा। पहाड़ों के नाम भी आते हैं, जैसे हिमालय, गोवर्धन, विंध्याचल, समझे? ये किसमें आएंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा में, समझे? नेक्स्ट है जातिवाचक संज्ञा। देखो, जिस संज्ञा शब्द में किसी जाति के संपूर्ण प्राणियों, वस्तुओं, स्थानों आदि का बोध होता है तो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गाय, आदमी, पुस्तक, नदी, पर्वत, समझे? ये किस में आएंगे? जातिवाचक संज्ञा में। जैसे प्राणियों में गाय, मनुष्य, घोड़ा, तोता, कबूतर, वस्तुओं में पुस्तक, पंखा, मशीन, दूध, साबुन इत्यादि, ये चीजें इसमें आती हैं, समझे? अब देखो, स्थान भी आता है, पहाड़, नदी, शहर, गांव, विद्यालय, ये जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। अब देखो, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा में अंतर हम कैसे करेंगे, समझे? जैसे यहाँ है गाय, यहाँ सिर्फ गाय शब्द है। यदि गाय शब्द ही आया तो जातिवाचक, यदि गाय शब्द के आगे गाय की नस्ल का नाम जुड़ जाए, समझे? जैसे राठी गाय,
होल्स्टीन गाय, तो फिर वो चला जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में। समझे? ऐसे ही है, पक्षी शब्द आया तो पक्षी जातिवाचक संज्ञा में है। यदि उसके साथ आगे जुड़ जाएगा मोर पक्षी, कबूतर पक्षी, तो ये आ जाएंगे जातिवाचक संज्ञा। इसी तरह देखो नदी, मैंने कहा था समस्त नदियों के नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा में, जैसे नदी शब्द है जातिवाचक संज्ञा में आएगा। लेकिन इसके आगे यदि गंगा नदी शब्द जुड़ गया तो गंगा नदी जो शब्द जुड़ गया तो वो चला जाएगा किसमें? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और सिर्फ नदी जो शब्द है वो आएगा तो आएगा जातिवाचक संज्ञा। इसी तरह पर्वत शब्द है, देखिए यहाँ पर्वत, समस्त पर्वत जाति का बोध करा रहा है, तो यहाँ जैसे पर्वती शब्द है तो जातिवाचक संज्ञा। यदि यहाँ देखिए हिमालय पर्वत शब्द जुड़ गया तो चला जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में। ऐसे ही जैसे फूल है, फूल शब्द जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन यहाँ गुलाब का फूल हो गया तो चला जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में। मैं जहाँ तक समझ रहा हूँ आप समझ गए होंगे कि मेरा कहने का अभिप्राय क्या है, क्या कहना चाह रहा हूँ। ठीक है विद्यार्थियों, नेक्स्ट है देखिए इसके भेद, जातिवाचक संज्ञा के ही भेद। इसके दो भेद हैं, एक तो समूह या समुदायवाचक संज्ञा और एक है द्रव्यवाचक संज्ञा। होंगे? अब देखो, जिन संज्ञा शब्दों से व्यक्तियों वस्तुओं के समूह का बोध हो उसे समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों के समूह, कक्षा, कक्षा के अंदर बहुत सारे व्यक्तियों का समूह रहता है, बहुत सारे विद्यार्थी बैठे रहते हैं उसमें, तो वो जातिवाचक संज्ञा हो गई। सभा, सभा में भी एक व्यक्ति की नहीं होती सभा, बहुत सारे लोग होते हैं, तो सभा शब्द है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में कौन सा है? समुदायवाचक संज्ञा। समझ गए? जैसे सम्मेलन, गिरोह, सेना, सेना भी कोई एक व्यक्ति की सेना नहीं होती है, बहुत सारे जवान उसके अंदर होते हैं, तो उसको हम सेना नाम दिए हैं, तो समुदायवाचक संज्ञा हुई, जो जातिवाचक संज्ञा का ही एक उपभेद है। समझे? गोष्ठी है, भीड़ है, झत्ता शब्द है, जैसे लोग होगा झत्ता, जैसे कोई पवित्र स्थल पे जा रहे हो, इस मंदिर में जा रहे हो, तो बहुत सारे लोगों का जो समूह होता है उसको झत्ता बोलते हैं, तो ये शब्द भी किस में आएंगे? समुदायवाचक संज्ञा में। दूसरा है वस्तुओं का समूह, जैसे गुच्छा, जैसे चाबियों का जो गुच्छा है, जैसे अंगूर बहुत सारे लगे होते हैं, उसको हम गुच्छा शब्द बोलते हैं, तो वस्तुओं जो गुच्छा शब्द है वो समुदायवाचक संज्ञा के अंदर आएगा। झुंड, मंडल और ढेर, जैसे हम किसी अनाज के ढेर को देख देते हैं कि अनाज का ढेर पड़ा है, पैसों का ढेर पड़ा है, समझे? तो इस तरह के जो शब्द हैं वो किस में आएंगे? समुदायवाचक संज्ञा में। समझे? तो जैसे अब आ गया पैसों का ढेर पड़ा है, तो ढेर पे अंडरलाइन कर दिया, तो आप क्या बताएंगे पद परिचय में? समुदायवाचक संज्ञा। समझे? फिर उसका लिंग, वचन, कारक इत्यादि तो बाद में बताना है। नेक्स्ट है द्रव्यवाचक संज्ञा। देखिए विद्यार्थियों, जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव्य आदि पदार्थों का बोध हो, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे तेल, घी, सोना, चांदी, पीतल, कोयला आदि, ये क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। जैसे सोना शब्द आ गया, तुम मुझे बहुत सारा सोना दो, और सोने पे अंडरलाइन उसने कर दिया, तो सोना का आप पद परिचय करेंगे तो आप क्या बताएंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा। फिर इसका लिंग, वचन, कारक बाद में बताना है। समझे? नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा। देखिए विद्यार्थियों, जिस संज्ञा शब्द से प्राणी या वस्तुओं के गुण, धर्म, दशा, कार्य, मनोभाव आदि का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, मैंने क्या कहा था?
वस्तुओं के गुण, धर्म, दशा, कार्य, मनोभाव, जिन शब्दों से इनका पता चले तो क्या वो कहलाएगी भाववाचक संज्ञा। जैसे बचपन, सुंदरता, गुण का पता चल रहा है, मानवता, शैशव, बुढ़ापा, अहंकार, अच्छाई, बुराई, खटास, मिठास, माधुर्य, खट्टापन, वीरता, हंसी आदि। ये क्या है भाववाचक संज्ञा के उदाहरण। जैसे वृद्ध आदमी से चला नहीं जाता, तो वृद्ध शब्द क्या है भाववाचक संज्ञा। और इसी को मान लिया अंडरलाइन कर दिया उसने, तो आप क्या बताएंगे भाववाचक संज्ञा। मोटे व्यक्ति से दौड़ा नहीं जाता, तो मोटे जो शब्द है यहाँ वो भाववाचक संज्ञा होगी। अब आपको मैं एक चीज़ बता दूं कि भाववाचक संज्ञा जो होती है उसमें क्या होता है, भाववाचक संज्ञा में हमेशा भाववाचक संज्ञा एक वचन में आएगी। समझे क्या आएगी, भाववाचक संज्ञा हमेशा एक वचन में आती है। समझे। तो ये हुई आपकी संज्ञा एवं संज्ञाओं के भेद। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सर्वनाम व सर्वनाम के भेद। तब तक आप वीडियो को पूरा देखें। जब तक आप वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे, साथ में नोट्स को नहीं रखेंगे, आपको व्याकरण के टॉपिक समझ में नहीं आएंगे। आप वीडियो को पूरा देखें, ये आपके लिए ज़रूरी है, आपके लिए लाभदायक है, तभी आप कुछ कर पाओगे। ठीक है स्टूडेंट्स, धन्यवाद।